दोस्तों आदाब। तारीख बताती है कि आजादी का हसूल कभी भी आसान नहीं रहा। इसके लिए जिदोजहद करना पड़ती है, जानों की कुर्बानियां देना पड़ती हैं। लेकिन तारीख ये भी बताती है कि दुनिया में कम ही अक़वाम ऐसी हो गुजरी हैं जिन्होंने आजादी हासिल की तो बाद में इसके समरात भी पूरी तरह से समेटे, वरना बेशतर सूरतों में सूरत हाल मुख्तलिफ ही नजर आती है कि आजादी के हकीकी मकासद हासिल ना हो सके। ये सूरत हाल उन मुस्लिम ममालिक में ज्यादा देखने को मिलती है जिन्होंने इस्तेमारी कुव्वतों से आजादी हासिल की तो बाद में अपनों में से ही उन पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो गए जिनके हाथों वो एक तरह से गुलाम बनकर रह गए। आइए आज आपको एक ऐसे ही मुस्लिम मुल्क की दास्तान सुनाते हैं। हम बात कर रहे हैं 23,81,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहीत मुस्लिम मुल्क अलजायर की, जिस पर फ्रांस ने 1830 में अपनी ताकत के बलबूते पर कब्जा जमा लिया था। फ्रांसीसी कब्जे से पहले अलजायर के हुक्मरान अगरचे अलामती तौर पर सल्तनत उस्मानिया से मंजूरी हासिल करते थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो अपने मामलात में खुद मुख्तार होते थे और अपने मामलात अपनी मर्जी से चलाते थे। इस मुल्क की बंदरगाहें अपनी तजारत के लिए काफी मशहूर थीं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के हुक्मरानों ने अपने दिफा के लिए मुनासिब इंतजामात करने की तरफ से गफलत बरती। और ये वो दौर था जब फ्रांस अपनी नौआबादियाती कुव्वत को बढ़ाना चाहता था। इसके लिए उसकी नजरें अलजायर पर पड़ रही थीं। एक तरफ जहां वो अलजायर पर कब्जे के लिए तैयारी कर रहा था तो वहीं वो किसी ऐसे बहाने की तलाश में था जो उसे हमले का जवाब फराहम कर सके। ये बहाना उसे इस सूरत में मिला कि एक मौके पर तब के अलजायर के हुक्मरान और एक आला फ्रांसीसी ओहदेदार के दरमियान किसी बात पर तलख कलामी हो गई। बात आगे बढ़ी, झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई तो अलजायर के हुक्मरान ने फ्रांसीसी ओहदेदार को पंखे से पीट डाला। ये झगड़ा तारीख में फ्लाई विस्क इंसिडेंट के नाम से मशहूर है। फ्रांस ने इसे अपनी बेइज्जती करार देते हुए अलजायर पर हमला कर दिया। तब दोनों ममालिक के फौजी तवाज़ुन में वाज़ेह फर्क था। अलजायर की फौज के पास ना तो जदीद असलहा था और ना ही कोई बहुत तरबियत याफ्ता फौज थी। दूसरी तरफ फ्रांस के पास जदीद असलहे के साथ साथ तरबियत याफ्ता बरी और बहरी अफवाज थी। नतीजा ये निकला कि जंग का फैसला बहुत मुख्तसर वक्त में हो गया और 1830 में अलजायर फ्रांस की नौ आबादी बन गया। फ्रांस ने 132 सालों तक अलजायर पर अपना कब्जा बरकरार रखा। तारीखी शवाहद बताते हैं कि फ्रांसीसियों ने अपनी आमद के बाद पहले 7 सालों में 10 लाख और अपनी रवानगी के आखिरी 7 सालों में 15 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया था। खुद फ्रांसीसी मौर्रख जैक गोर्की ने अंदाजा लगाया कि 1830 में फ्रांस की आमद से लेकर 1962 में उसकी रवानगी तक अलजायर में शहीद होने वाले मुसलमानों की कुल तादाद लगभग 1 करोड़ के करीब थी। 1 करोड़ मुसलमानों को शहीद किया गया। अंदाजा लगाइए कि जुल्म और सितम की क्या सूरत हाल रही होगी। एक तरफ फ्रांस अलजायरियों के खून से होली खेलता रहा तो दूसरी तरफ उसने इस मुल्क के वसाइल को भी पूरी तरह लूटा। अलजायर के बाद उसने खित्ते के मुतअद्दिद दीगर ममालिक पर भी अपना कब्जा जमा लिया और अपनी ताकत में इजाफा कर लिया। उसने ट्यूनिस पर 75 साल, मराकश पर 44 साल और मोरितानिया पर 60 सालों तक हुकूमत की और जी भरकर इन ममालिक के वसाइल को लूटा। यहाँ चूंकि हम खुसूसी तौर पर सिर्फ अलजायर के बारे में बात कर रहे हैं तो अपनी बात को इसी मुल्क तक महदूद रखते हैं और बाकी ममालिक के हवाले से किसी और मौके पर बात करेंगे। फ्रांसीसियों ने अपने तवील कब्जे के दौरान मसाजिद की बेहुरमती और खवातीन की असमत दरी को मामूल बना रखा था। फ्रांस ने 1960 के बाद अलजायर में 17 एटमी तजर्बात किए जिनके नतीजे में एक नामालूम तादाद में लोग मारे गए। अंदाजा है कि इन एटमी तजर्बात के नतीजे में 27,000 से लेकर 1 लाख तक लोग मारे गए थे और उसके असरात आज तक महसूस किए जाते हैं। जब फ्रांस 1962 में अलजायर से निकला तो अपने पीछे 11 मिलियन बारूदी सुरंगें छोड़ गया, जो उस वक्त अलजायर की कुल आबादी से भी ज्यादा थी। फ्रांस ने मजमूई तौर पर अलजायर पर 132 सालों तक कब्जा बरकरार रखा। वसाइल की लूटमार का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि फ्रांस दुनिया में सोने का चौथा सबसे बड़ा जखीरा रखने वाला मुल्क है। उसके पास अंदाजन 2436 टन सोना बैंक डी फ्रांस में महफूज है। हालांकि फ्रांस में कोई फाल सोने की कान नहीं है। जब जुल्म हद से बढ़ा तो 1954 में नेशनल लिबरेशन फ्रंट का क़याम अमल में आया, जिसने फ्रांसीसियों के खिलाफ जंग आजादी शुरू कर दी। जैसे ही ये जंग शुरू हुई तो फ्रांस के जुल्म और सितम में मजीद इजाफा हो गया। बेशुमार फौजी अलजायर भेजे गए, हजारों देहात जला दिए गए और अनगिनत मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन आजादी की जदोजहद
तेज तर होती गई। इसी दौरान दुनिया की तवज्जो भी इस तरफ मबजूल होने लगी और फ्रांस पर दबाव बढ़ने लगा। ये जंग बहुत ही खूनरेज थी, लेकिन बिलाखिर फ्रांसीसियों को घुटने टेकने पड़े और 1962 में लिबरेशन फ्रंट और फ्रांस के दरमियान एक मुआहिदा तय पा गया। इस मुआहिदे के तहत उसी साल एक रेफरेंडम कराया गया जिसमें अलजायरी अवाम ने आजादी के हक में वोट दिया और यूं फ्रांस को कब्जा छोड़ना पड़ा। यानी 1962 में अलजायर को आजादी मिल गई। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि तहरीक आजादी के रहनुमा अहमद बिन बेला अलजायर के पहले हुक्मरान बने और हुक्मरान बनते ही उन्होंने मुल्क में अपोजिशन को दबाना शुरू कर दिया और यकजमाती निजाम राइज कर दिया। 1965 में उन्हें हटाकर हवारी बोमदीन मुल्क के हुक्मरान बने और उन्होंने भी अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए। उनके बाद आने वाले भी यही रवश इख्तियार किए रहे। 1991 में मुल्क में आम इंतखाबात हुए तो इस्लामी जमातों को अक्सरियत मिल गई, लेकिन फौज ने मुदाखलत करके उन्हें इक़्तिदार में आने से रोक दिया और इसका नतीजा ये निकला कि मुल्क खौफनाक खाना जंगी का शिकार हो गया। मतलब पहले अलजायरी फ्रांसीसियों के साथ लड़ते रहे और उसके बाद आपस में ही एक दूसरे के गले और गर्दनें काटने लगे। तवील खाना जंगी ने बेशुमार जानें ले ली, लेकिन बिलाखिर जंग बंदी हो गई और तब से अब तक मामलात कदरे बेहतर चल रहे हैं। अलजायर के मौजूदा सदर ने कुछ अच्छे इक़दाम तो उठाए हैं, लेकिन फौज और दीगर रियासती इदारे आज भी बहुत मजबूत हैं और देखा जाए तो अलजायर के अवाम आज भी हकीकी आज़ादी से महरूम हैं। तो जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की थी, तो उन कुर्बानियों का क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और ये सिर्फ एक मुस्लिम मुल्क का अलमिया नहीं है, बल्कि अगर हम सूरत हाल का जायजा लें तो बेशतर मुस्लिम ममालिक में हमें यही सूरत हाल नजर आती है, जिसे यकीनन अफसोसनाक ही करार दिया जा सकता है।